लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था पार्ट 1, जिसमें हमने विभिन्न त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। आज हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति जिसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। यानी हम यहाँ पे समतल आकृतियां जो होती है ना, उन आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप की बात करते हैं। तो अपना पार्ट 2 है चतुर्भुजों का क्षेत्रफल व परिमाप। यानी जितने भी प्रकार के अपने पास में चतुर्भुज होते हैं उन चतुर्भुजों के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो ज्योमेट्री है उसमें तो हम पढ़ रहे हैं चतुर्भुजों के प्रकार। यहाँ हम मेंसुरेशन केवल क्षेत्रफल से रिलेटेड जो बातें होती है उन्हीं की बात करेंगे। देखो सबसे पहले जो हम एक स्मॉलेस्ट या हम छोटी क्लास से जो फिगर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं उसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ लेते हैं आयत। आयत जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। यानी हम आयत के बारे में क्या क्या चीजें ज्ञात कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अपने को कोई एक आयताकार आकृति दे रखी है, यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो हम उसको आयत बोलते हैं। ये अपने को ABCD को एक आयत दिया हुआ है, यानी एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसमें ये लेंथ हो जाएगी, ये भी लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो जाएगी, ये भी ब्रीथ हो जाएगी और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। इसको तो हम बोलेंगे इसकी लंबाई, जिसको हम L से लिखेंगे, लंबाई L। इसको हम लिखेंगे इसकी चौड़ाई, चौड़ाई जिसको हम ब्रीथ बोलेंगे। और इसमें अगर हम देखें ना, तो एक रेक्टेंगल में 2 डायगोनल होते हैं। ये इसका पहला डायगोनल हो जाएगा और ये इसका दूसरा डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। पहले नंबर पे जो हम लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल। देखो सिंपल फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम इसको सिंपल सा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ, या मैं कह सकता हूं लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ये तो हो गया आयत का क्षेत्रफल। यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज बनते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं आयत का परिमाप, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। आयत के परिमाप की बात की जाए ना, परिमाप का मतलब है चारों तरफ की बाउंड्री का योगफल। तो 2 इसमें लंबाई है, 2 इसमें चौड़ाई है, तो आयत का जो परिमाप होगा उसको हम बोलेंगे 2 ब्रैकेट L प्लस B, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ये इसका परिमाप हो गया। पहले नंबर पे है आयत का क्षेत्रफल, दूसरे नंबर पे हम ले रहे हैं आयत का परिमाप, तीसरे नंबर पे हम लेंगे आयत के विकर्ण की लंबाई, आयत का विकर्ण। विकर्ण जो होगा ना, ये DC, इसको हम ज्यादातर D से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि D का मतलब होता है डायगोनल, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल की जो लेंथ होगी ना, उसमें हम एक चीज पढ़ेंगे कि अगर ये वाला विकर्ण दे रहा हूं ना, तो त्रिभुज बनेगा ABC। ये कोण यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो ये तो हो गया इसका आधार, ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, या इसको लेंथ बोल देंगे, इसको ब्रीथ बोल देंगे। तो पाइथागोरस सूत्र से हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे। यानी कि डायगोनल D इक्वल टू हो जाएगा N स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर। आयत में 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत के विकर्ण की लंबाई। ये तो इसमें चीजें हो गई। अपने को कुछ भी दिया हुआ हो, 2 चीजें दी हुई हो, चाहे लेंथ हो, ब्रीथ हो या डायगोनल हो, तो हम उनसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। ये तो सबसे पहले बात हो गई आयत की। यानी चतुर्भुजों के बारे में पढ़ते हो, चतुर्भुज भी आयत होता है। यानी कि चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे पहले मैं आयत को ले रहा हूं। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग जिसको हम बोलेंगे स्क्वायर,
यानी कि वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण जो होगा ना वो 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। ये कोई अपने को आकृति दी हुई है जिसमें चारों भुजाएं बराबर है। ऐसा कह सकते हैं कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर है। प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। इसको मैं कह सकता हूं कि P Q R S, ये एक वर्ग हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से ज्ञात होता है। इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो हमने L इंटू बी कह दिया। इसमें अगर ये भुजा A है तो ये भुजा भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल 4 नंबर पे हम लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा इंटू भुजा। तो भुजा A है, ये भी A है, यानी कितना हो जाएगा A इंटू A इक्वल टू A स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। फिर हम लेते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का जो परिमाप होगा ना, इसमें 4 भुजाएं दे रखी है अपने को, तो चारों भुजाओं का योगफल कर देते हैं A प्लस A प्लस A प्लस A, यानी वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 इंटू A। फिर हम बात करते हैं, देखो वर्ग का विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई। जब वर्ग के विकर्ण की लंबाई की बात करते हैं, विकर्ण को d लिखेंगे। देखो अगर वर्ग के विकर्ण की बात की जाए ना, तो एक विकर्ण तो हो जाएगा ये और एक विकर्ण हो जाएगा ये। तो d, वर्ग के दोनों विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं काटते, यानी हम कह सकते हैं कि AC इक्वल टू BD बट नॉट परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री के कोण पे नहीं काटेंगे। इसमें क्या होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कह सकते हैं कि PQ इक्वल्स टू QS। और ये दोनों जो होंगे ना कि PQ परपेंडिकुलर होगा QS के, ये समझना है। यहाँ दोनों बराबर भी है, यहाँ दोनों परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है। यहाँ जो कोण बनाएंगे ना 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इसमें AC इज नॉट परपेंडिकुलर BD। AC है वो BD के लंबवत नहीं होता है। इसलिए वर्ग के विकर्ण की लंबाई की बात करेंगे ना, तो ये आ जाएगा A√2। कैसे आएगा, ये पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का मूल, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर का √, A स्क्वायर का √ से बाहर आ जाएगा, तो ये रह जाएगा A√2। तो इसके विकर्ण की लंबाई होती है ये। यहाँ पे देखो मैंने इस कॉन्सेप्ट की बात क्यों की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे देते हैं और बोल देते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अपने को भुजा ज्ञात करनी पड़ती है। अगर सूत्र याद है तो हम भुजा ज्ञात कर लेंगे, लेकिन अगर भुजा ज्ञात नहीं कर पाते हैं तो हम आयत का क्षेत्रफल ये भी लिख सकते हैं बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये सूत्र भी लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ग जो होता है ना वो एक समचतुर्भुज होता है। वर्ग को हम एक समचतुर्भुज कह सकते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, यहाँ विकर्ण बराबर होंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, या मैं कह सकता हूँ 1/2 इंटू D स्क्वायर। ये सूत्र आप स्पेशल याद रखोगे। जब विकर्ण दिया हुआ हो, भुजा नहीं दी हुई हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसे एक वर्ग दे रखा है और कह दिया कि इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो 8 × 8 64 नहीं होगा। इसका जब आप क्षेत्रफल ज्ञात करोगे ना, पहला विकर्ण 8 सेंटीमीटर तो दूसरा भी 8 सेंटीमीटर होगा। भुजा यहाँ पे दी हुई नहीं है। भुजा ज्ञात करने से बढ़िया है आप विकर्णों का गुणनफल कर लो, यानी 1/2 इंटू 8 इंटू 8 64 का आधा 32।
32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। आप भुजा ज्ञात करना चाहो तो भुजा भी ज्ञात कर सकते हो। विकर्ण की लंबाई 8 बराबर कितना हो जाएगा, a√2 आ जाएगा। विकर्ण कितना है, d दिया हुआ ना 8, तो इक्वल टू मैंने रख दिया a√2। √2 को इसके डिवाइड में लाएंगे तो 8 बटेगा √2 बराबर a। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकते हैं। 8 जो रहेगा ना उसको हम क्या लिख देंगे, 2√2 बटा का 2 √2। तो इस तरीके से अपने को क्या होगा, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप से अपने को क्या है, a√2 जब a की लंबाई ज्ञात करेंगे तो ये चीज अपने को मिल जाएगी। अब अपने को क्या मिला, ये मिल गई इसकी भुजा कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। यानी 8 को क्या लिखा है, 8 को इस टाइप से लिखेंगे हम। 8 जो रहेगा ना इसको कट करना अपने को √2 से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 बटा का √2। ये जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ √2 × √2 लिख सकता हूँ बराबर a। तो √2 से √2 कट हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, 4√2 बराबर a। ये अपने पास इसकी भुजा ज्ञात हो जाएगी। अब a का मान कितना है, 4√2, a² निकाल दो 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमने पढ़ा ये एक वर्ग है। वर्ग के बाद में जो तीसरी चतुर्भुज की आकृति लेते हैं ना, उसमें हम बात करते हैं, एक हम लेते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। इसको हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज। ये दिया है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें ना तो परिमाप तो वही होगा, चारों भुजाओं का योगफल। यहाँ क्षेत्रफल लिखा जाए ना तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, इसको तो हम कहेंगे बेस, और इसके साथ में हाइट कौन सी दी हुई है, जैसे यहाँ से हाइट दी हुई आएगी तो ये हो जाएगी इसकी हाइट h। बेस ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, एक ही बात है। जितनी हाइट होगी उतनी हाइट यहाँ से होगी। अगर ये बेस दे रखा तो इधर से हाइट दी हुई रहेगी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है, नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बेस इंटू हाइट, यानी हम कह सकते हैं आधार इंटू ऊंचाई। जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या लिखा था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का हमेशा आधा होता है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट जो हम लेते हैं जिसको हम बोलेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी एक ऐसा चतुर्भुज, इसको तो हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम कहेंगे, इसको हम बोलेंगे रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। देखो रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी भुजाएं इक्वल हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है, डायगोनल गिवन देख रहेंगे। एक डायगोनल ये गिवन है और एक डायगोनल ये गिवन है। रोम्बस जो होता है उसके डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, अलग अलग साइड के होते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस, यहाँ हम ये लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। यहाँ देखना दोनों डायगोनल एक जैसे थे इसलिए मैंने d² कर दिया। यहाँ जो रोम्बस के डायगोनल होंगे वो डिफरेंट माप के होंगे, अलग अलग होंगे। इसको मैं कर दूंगा d1 और इसको मैं कर दूंगा d2। तो एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू d1 इंटू d2, रोम्बस समचतुर्भुज। फिर छठे नंबर पे हम लेते हैं ट्रेपीजियम, जिसको हम बोलेंगे समलंब
समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का मतलब हुआ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखो ट्रेपीजियम अलग अलग टाइप के होते हैं बट फॉर्मूला एक ही होता है। ट्रेपीजियम इस टाइप की कोई आकृति, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं तो एक दूसरे के समांतर हो और दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर नहीं हो, उनको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजा असमांतर हो, उसको हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ठीक है। इस भुजा को मैं कह देता हूं ए लंबाई की है, ये भुजा बी लंबाई की है, और दोनों भुजाओं के बीच की जो चौड़ाई है, ऊंचाई, उसको कह देते हैं एच है। तो एरिया ऑफ समलंब ट्रेपीजियम या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1/2, इसको लिखेंगे 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल इंटू उनके बीच की दूरी h। यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू a प्लस बी इंटू h, यानी उनके बीच की दूरी। अगर ये भुजा दी हुई है, ये भुजा दी हुई है, ऊंचाई दे रखी है, तो हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कभी ऐसा चतुर्भुज आ जाता है, कभी समलंब चतुर्भुज में इस टाइप का चतुर्भुज बना लेते हैं। ये भी एक समलंब चतुर्भुज, जिसमें ये हाइट हो जाएगी, ये a होगा, ये b होगा। इस टाइप से हम ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, कई बार इसका एरिया दिया हुआ आ जाता है, ऊंचाई दी हुई आ जाती है, एक भुजा दे देते हैं, दूसरी पूछ लेते हैं, कभी दोनों भुजाओं का योगफल दे देते हैं और हाइट पूछ लेते हैं। तो इसमें अलग अलग केस के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें अलग अलग केस के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें कई बार क्या करते हैं, डायगोनल विकर्ण देके फिर भुजा की लंबाई पूछ ली जाती है। तो इसकी जो भुजाएं जो होगी वो तो बराबर होगी, और विकर्ण जो होंगे ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद या समद्विभाजित करेंगे। तो ये d/2, ये भी d/2, फिर ये भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस सूत्र का उपयोग करके। तो यहाँ पे देखो हमने पहले आयत पढ़ा है, वर्ग पढ़ा है, समांतर चतुर्भुज पढ़ा है, समलंब चतुर्भुज पढ़ा है, समचतुर्भुज और समलंब। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के चतुर्भुज है, इनके बारे में हमने यहाँ पढ़ा है। इसके बाद में देखो 2 प्रकार के चतुर्भुज और बच जाते हैं, बाकी इनके अलावा कोई चतुर्भुज होता ही नहीं है। इनके अगर फॉर्मूले याद हो तो कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर यही से पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो इससे पूछते हैं या इससे पूछते हैं या फिर ये पूछ लेते हैं। तो इनकी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हम चतुर्भुज लेते हैं ना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं केवल चतुर्भुज। कई बार क्या होता है कि किसी चतुर्भुज का नाम ना देख करके केवल चतुर्भुज दे देते हैं। जब केवल चतुर्भुज की बात की जाए ना, तो हम देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट अपने पास में है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये 6 नंबर है। एरिया ऑफ, या हम कह सकते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कोई एक टेढ़ा मेढ़ा ये चतुर्भुज दिया हुआ है, बोल देते हैं कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इसमें आपको कुछ चीजें दी हुई आएगी। एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण की लंबाई दी हुई है और उस विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई दी हुई है। जैसे ये कोई चतुर्भुज है ABCD, हमें इसके विकर्ण की लंबाई ये दी हुई है, ये विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं कह दूंगा D, और इस पर विपरीत शीर्षों से या जो अपोजिट वर्टिसेज है ये और ये, यहां से डाली हुई लंबाई दे रखी है, इसको मैं कह दूंगा कि पहली जो ऊंचाई है इसको h1 कह देते हैं, और इस शीर्ष से जो ऊंचाई डाली गई उसको हम कह देते हैं h2। इस कंडीशन में अपने को क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी ये भी एक समकोण त्रिभुज, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से, ये भी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD
का जो एरिया आएगा वो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू H1 प्लस का H2 इंटू डी, यानी कि 1/2 इंटू विकर्णों पर डाले गए लंबों की लंबाई। यहाँ पे समांतर भुजाओं का योगफल इंटू उनके बीच की दूरी है। यहाँ पर क्या है 1/2 इंटू विकर्णों पर डाले गए लंब की लंबाई है। बाकी इसमें भुजा वगैरह कुछ दी हुई नहीं रहती है। एक लास्ट केस और पढ़ लेते हैं जिसको हम बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। ये हम पढ़ते हैं चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो या जिसके विपरीत कोणों का योगफल 180 डिग्री हो या अपोजिट एंगल सा आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एक वृत्त दे रखा है, ये वृत्त है और इस वृत्त में कोई एक चतुर्भुज बन रहा है, ये चतुर्भुज है, इसको मैं कह देता हूं ABCD। इस केस में क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसको हम बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज, जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो या ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, उसको हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, चार भुजा दे रखी है A, B, C और D, भुजाओं का योगफल वगैरह नहीं होता है। अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो एरिया ऑफ चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, याद रखना इसको, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D का अंडररूट। ये हीरोन्स फॉर्मूले से ज्ञात किया हुआ फॉर्मूला है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D। हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है ना, वही होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का अंडररूट। डिफरेंस ध्यान रखना, इसमें S यहाँ गुणा में आता है जबकि इसमें नहीं आता है। ये S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D, जहां याद रखोगे S बराबर क्या होगा, जहां S बराबर A प्लस B प्लस C प्लस D बटा का 2, ये S का मान होगा। S का मान हम इससे ज्ञात कर लेंगे, बाकी एरिया इससे ज्ञात करेंगे। कई बार क्या होता है कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है कि वृत्त नहीं बनाते, एक चक्रीय चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं दी हुई है, क्षेत्रफल ज्ञात करो, नाम चक्रीय चतुर्भुज दे दिया तो हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे। आकृति बनी हुई आ गई, वृत्त बना गया, तो ये फॉर्मूला काम में लेना है। तो ये अपने सबसे इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम में। तो यहाँ पर हमने आज जो पढ़ा है ना, वो जितने भी टाइप्स के चतुर्भुज होते हैं उन चतुर्भुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा है। अगला जो पार्ट रहेगा ना, उसमें हम देखेंगे कि जब आकृतियों को कंबाइन कर दिया जाता है, जैसे पंचभुज है, षष्ठभुज है, अष्टभुज है, उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसे कंबाइंड आकृतियों को हम क्या करते हैं, या तो वर्ग में तोड़, इसमें त्रिभुज में तोड़ देते हैं, या किसी चतुर्भुज में तोड़ के फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में रखने, नेक्स्ट वीडियो में हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, यानी वृत्त, क्षेत्रफल, परिधि, वृत्त त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है जो अपना पार्ट 3 रहेगा। उसमें हम केवल सर्कल यानी वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। जो 10th क्लास लेवल पे अपने क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये अपना पार्ट 2 है, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे।